डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? टुडे आई विल टीच यू अबाउट थर्ड चैप्टर हुज नेम इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कि आज मैं आपको थर्ड चैप्टर है साइंस का, जिसके बारे में आपको नॉलेज प्रदान करने की कोशिश करता हूं, जिसका नेम है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब व्हाट इज एटम्स? एटम्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि एटम्स किसी भी आपकी जो मटेरियल होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो इट मीन्स सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम किसकी? मैटर्स की। कि इट मीन्स ए स्टेट ऑफ मैटर्स, ए स्टेट ऑफ मैटर which further it means एक मैटर्स की वह स्टेज जहां पर क्या होता है, which further division will be not possible. Division will be not possible is called atom. इट मीन्स कहने का अर्थ है कि किसी भी एक स्टेट ऑफ मैटर्स, मैटर की कोई भी एक आपकी स्टेज जहां से उस स्टेज के बाद उन मॉलिक्यूल्स का क्या हो, फर्दर डिवाइडेशन नहीं हो पाता या डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद क्या होता है, उन पदार्थों का डिवीजन या आपका पॉसिबल या स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर और कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वो क्या क्या कहलाते हैं? एटम्स। ये आपकी जो एटम्स की परिभाषा है वो सबसे पहले किसने दी थी? महर्षि कन्नड़ ने। महर्षि कन्नड़ नाम का कोई साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इस एटम्स की डेफिनेशन के बारे में हमें प्रोवाइड्स जानकारी इंफॉर्मेशन दी थी। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास इसी की अनदर डेफिनेशन कि हम कहते हैं कि कोई भी आपकी स्टेज है मैटर्स की, उसके बाद आपके जो एलिमेंट है या आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल का फर्दर डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, वो क्या कहलाता है? आपका एटम्स भी कहलाता है। तो इट मीन्स अनदर डेफिनेशन टू अकॉर्डिंग डिफरेंट साइंटिस्ट, ए स्टेज will be obtained of any matter after that it means एक मैटर्स की एक ऐसी स्टेट जिसके बाद क्या हो, आफ्टर दैट पार्टिकल्स विल बी नॉट पॉसिबल, division of particles will be not possible। इसके बाद क्या हो कि आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका डिवीजन आपका क्या हो, पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड एटम्स। जिन्होंने क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड एटम्स। एटम्स के बारे में ये दूसरे साइंटिस्ट थे, कौन थे से? डेमोक्रिटस। इन्होंने बताया था कि DEMOCRITUS एंड दूसरा साइंटिस्ट था ल्यूकोपिस, LECUIPPS। ल्यूकोपिस थे जिन्होंने क्या बताया था कि साइंटिस्ट के अंदर इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि कोई भी जो मैटर्स होता है उसका आपका फर्दर डिवाइडेशन होना इम्पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं हो पाता, वो आपके क्या कहलाते हैं? मैटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट मीन्स वी कैन से दैट जो आपका मास रहेगा टोटल एटम्स का आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर द रिएक्शन, देखिए रिएक्शन के बाद जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस समय
or taking participate of element is known as reactant. It means reactant का मास हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट के मास के लगभग इक्वल होगा. तो यहाँ से हम डेफिनेशन से कह सकते हैं टोटल मास of the product will be equal to the total mass of reactant will be conserved during chemical reaction is called conservation of mass. It means we can say that these reactant, the total mass of reactant will be equal to the total mass of product. Like for example लेते हैं कि हमारे पास आपका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन molecule H2 plus Cl2 convert into 2 times of HCl. We know that what is the atomic number of hydrogen? 1, and taking participate of element is here hydrogen is 2, so 1 multiplied by 2. We know that what is the atomic numbers of chlorine? 17, and atomic mass will be 2 times of atomic numbers, it means 17. तो it means कितना हो जाएगा आपका 36.5 and total 2 times of 36.5. So we can say that total mass, it means 2 plus 71, it means equals to, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 73. तो इट मीन्स वी कैन 71 प्लस 2 इक्वल्स टू 73. तो 73 इक्वल्स टू 73. तो वी कैन से दैट अबोव द रिएक्शन विल बी टोटल मास ऑफ टेकिंग पार्टिसिपेट ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन द रिएक्शन. तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि हमारे पास टेकिंग पार्टिसिपेट करने वाले जो भी एलिमेंट है उनका मास हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट के मास के लगभग इक्वल प्राप्त होता है. ये हमारे पास क्या कहलाती है, मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है. इट मीन्स हमारे पास यहाँ जो टोटल मास रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहता है. तो इट मीन्स ये रिएक्शन आपकी समझ आ गई होगी आपको. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कि इट मीन्स हमारे पास जो टेकिंग पार्टिसिपेट ऑफ एलिमेंट है स्टार्टिंग रिएक्शन के अंदर, और हमारे पास जब आपका प्रोडक्ट बनता है उस समय आपके जो एलिमेंट है टेकिंग पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्शन के अंदर, उन दोनों की आपकी क्वांटिटी क्या होती है, लगभग सेम प्राप्त होती है. एग्जाम्पल 4 देखते हैं कि हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन convert into CO2. Here the taking participate of element is carbon, which is quantity equals to 1, and oxygen equals to quantity equals to 2 times. So it means we can say that the taking participate of element is also known as reactant in a chemical reaction, and other taking participate and new reaction will be complete and new substance will be obtained is known as product. इट मीन्स हमारे पास जो भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो भी आपके एलिमेंट होते हैं वो तो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और बनने वाला जो नया सबस्टेंट होता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है. तो रिएक्टेंट की जो भी क्वांटिटी रहेगी, टोटल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. एंड हेयर वी कैन से द प्रोडक्ट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन इज आल्सो 1 एंड ऑक्सीजन क्वांटिटी इज आल्सो 2. So we can comparison from both sides reactant and product, then we will get carbon quantity is also 1 both sides and oxygen quantity will be both sides equals to 2. So we can say that this is the law of constant proportion. They are the taking participate of element
will be equal to the both side. Definition कहें तो it means a chemical compound consists of same element which is taking participate in a chemical reaction या equation will be always both side equal. इट मीन्स हमारे पास जो भी रासायनिक अभिक्रिया रहेगी उसके अंदर बनने वाले जो भी कंपाउंड रहेगा उसके अंदर क्वांटिटी आपकी क्या रिएक्टेंट की क्वांटिटी के लगभग इक्वल प्राप्त होती है. तो दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. Thank you. Classes is over. Goodbye.